हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन 13 टू 16 देखेंगे क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो वी विल सी सेक्शन नंबर 13 फर्स्ट। सेक्शन नंबर 13 सेज क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अ पब्लिक सर्वेंट इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट। पब्लिक सर्वेंट कब कहा जाएगा कि उसने कमिट किया है क्रिमिनल मिसकंडक्ट का ऑफेंस? दीज केसेस विच आर डिफाइंड, इनमें हम उसको मानेंगे कि ही हैज़ डन द क्रिमिनल मिसकंडक्ट। फर्स्ट ए पार्ट इज़ इफ़ ही हैबिचुअली एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट। या तो वो हैबिचुअली एक्सेप्ट करता है, हैबिट में है, वो उसकी हैबिट है कि हे एक्सेप्ट ऑलवेज, या ऑब्टेन करता है या एग्री करता है एक्सेप्ट करने के लिए, और अटैम्प्ट्स टू ऑब्टेन, या फिर अटैम्प्ट ही करता है ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम एनी पर्सन फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, किसी भी पर्सन से, फ्रॉम अपने लिए, और फॉर एनी अदर पर्सन, या तो अपने लिए या किसी और के लिए, किसी भी पर्सन से अगर वो हैबिचुअली एक्सेप्ट करने की उसकी आदत है, या ऑब्टेन्स करता है, एग्रीज टू एक्सेप्ट करता है, और या फिर अटैम्प्ट ही करता है एनी ग्रेटिफिकेशन अदर दैन द लीगल रेम्युनरेशन। तो ये जितने भी सेक्शंस हैं ये रिलेटेड ही चलते आ रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमने पीछे भी यही देखा था कि ग्रेटिफिकेशन जो होगा वो अदर देन लीगल रेम्युनरेशन होगा एज अ मोटिव और रिवार्ड सच एज मैंशनड इन सेक्शन 7। तो मैंने अभी क्या कहा, पीछे जो हम देखते आ रहे हैं दैट इज नंबर सेक्शन 7 जो ग्रेटिफिकेशन की बात करता है। इफ़ ही हैबिचुअली एक्सेप्ट्स, ऑब्टेन्स, एग्रीज, एक्सेप्ट, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो अपने लिए ही करेगा, किसी और के लिए भी कर सकता है, बट वो ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए जिसको हमने रिश्वत बोला था, अदर देन द लीगल रेम्युनरेशन एज अ मोटिव और रिवार्ड, सच एज अ मोटिव हो या फिर रिवार्ड के रूप में, सच एज मैंशनड इन सेक्शन 7। तो हिंदी में इसको हम कहेंगे लोक सेवक द्वारा आपराधिक अपचार। कोई लोक सेवक आपराधिक अपचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा जब वह क्या करेगा, यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई पारितोष ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसे धारा 7 में वर्णित है, किसी व्यक्ति से अभ्यासतः या प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करता है, या प्रतिग्रहित करने के लिए सहमत होता है, या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है। Okay, now we will see B part. If he habitually accepts or obtains or agrees to accept, if he habitually accepts, obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing। तो यहाँ पर क्या बात करिए, valuable thing की बात करिए, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, any valuable thing without consideration or for a consideration, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन विच ही नोज टू बी इनएडिक्वेट। या तो वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन है तो विच ही नोज टू बी इनएडिक्वेट फ्रॉम एनी पर्सन whom he knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted। सेम चीज़ की मैंने आपको पीछे भी समझाई थी, बिजनेस एंड प्रोसीडिंग्स, बिजनेस और प्रोसीडिंग्स ट्रांजैक्टेड और अबाउट टू बी ट्रांजैक्टेड बाय हिम or having any connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person for whom he knows to be interested or related to any person so concerned। So this is all very important, just a read of this section and you will ईज़िली अंडरस्टैंड। आप इसको हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, नो प्रॉब्लम, दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी हैं समझने के लिए एज सच, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है, ऑल द रिपीटेशंस ऑफ सेक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, बी में हम इसको अब देखेंगे, यदि वह अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज़ प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है
किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके लिए वह अपने द्वारा या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है, जिसके वो सबॉर्डिनेट है, की गई या जा सकने वाली किसी कार्रवाई या कारोबार से संबंध रहा होना या हो सकना वह जानता है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे ऐसे संबद्ध व्यक्ति से हितबद्ध या उससे संबंधित होना वह जानता है, अभ्यासतः प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है। नाउ वी विल सी सी पार्ट। इफ ही डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट्स और अदरवाइज कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज एनी प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली अगर वो मिसअप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है अपने यूज़ के लिए किसी प्रॉपर्टी को जो कि उसको इंटरेस्टेड टू हिम और अंडर हिज कंट्रोल एज अ पब्लिक सर्वेंट, वो जो उसके इंटरेस्टेड है या फिर उसके कंट्रोल में है एज अ पब्लिक सर्वेंट, और अलाउज एनी पर्सन सो टू डू। इन हिंदी, यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने सौंपी गई या अपने नियंत्रण किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्वक दुष्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संप्रवृत्त कर लेता है, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या फिर हम देखेंगे डी पार्ट। इफ़ ही बाय करप्ट और इलीगल मीन्स ऑब्टेन्स फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन एनी वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनरी एडवांटेज। अब यहाँ पर करप्ट या इलीगल मीन्स से अगर वो ऑब्टेन करता है फॉर एनी अदर पर्सन और फिर हिमसेल्फ एनी वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनरी एडवांटेज। सेकेंड, बाय अब्यूजिंग हिज पोजीशन एज अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन्स और हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन एनी वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनरी एडवांटेज। थर्ड, वाइल होल्डिंग ऑफिस एज अ public servant obtain for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest। तो यहाँ पर भी सेम बात है, बस यहाँ पर करप्ट और इलीगल मीन्स है, अब्यूजिंग हिज पोजीशन है, वाइल होल्डिंग ऑफिस एज अ पब्लिक सर्वेंट। इसमें 3 पार्ट्स ये हैं आपके, ये जो डी में हैं। ओके, यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे, यदि वह भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज़ या धन संबंधी फ़ायदा भी प्राप्त करता है, लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुष्प्रयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज़ या धन संपत्ति फ़ायदा भी प्राप्त करता है। थर्ड, लोक सेवक के रूप में वह पद धारण करने कि किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज़ या धन संबंधी फ़ायदा बिना किसी लोक सेवक के हित के अभिप्राप्त करता है। तो इसमें एज सच कुछ समझाने के लिए नहीं है, इट्स वेरी 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 इजी। बस आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है कि सेक्शन 13 में क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट क्या, उसके क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं उसमें, तो आपको ये लर्न करना है। नाउ ई पार्ट, अभी इसका ई पार्ट लेफ्ट है। ई पार्ट में कह रहा है, इफ़ ही और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज़ इन पोजेशन or has at any time during the period of his office been in a possession for which the public servant cannot satisfactorily account of pecuniary resources or property disappropriate to his own sources of income। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, यदि उसके पास या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी संपत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अनुपालिक या उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है, जिसका कि वह लोक सेवक समाधानप्रद लेखा जोखा नहीं दे सकता। तो एक्सप्लेनेशन में ये है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम मीन्स इनकम रिसीव फ्रॉम एनी लॉफुल सोर्स एंड सच रिसिप्ट हैव बीन इंटीमेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ रूल्स और ऑर्डर्स फॉर द टाइम बिंग एप्लीकेबल टू अ पब्लिक सर्वेंट। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इनकम कौन सी होनी चाहिए, जो लॉफुल सोर्सेज से उसको प्राप्त हुई और उसके पास रिसिप्ट है दैट ही हैज़ बीन इंटीमेटेड। एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 4 years। तो इसका जो सेकेंड क्लॉज है उसमें ये कहा गया है, उसमें पनिशमेंट दी गई है कि ही विल बी पनिशेबल फॉर क्रिमिनल मिसकंडक्ट with the imprisonment for term which not be less than 4 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। और किसके लिए होगा, shall be liable to
फाइन। तो यहाँ पर जो इसमें जो धारा के प्रयोजन में जो स्पष्टीकरण दिया गया, आय के ज्ञान स्रोत से अभिप्रेत है, किसी ऐसी विधि पूर्ण स्रोत से प्राप्त किया गया है जिसकी प्राप्ति की संसूचना लोक सेवकों तत्समय लागू किसी अवधि नियमों या आदेशों के उपबंध के अनुसार दे दी गई है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 13 कंप्लीट। तो हमने इसको 13 को कंप्लीट कर दिया। इसमें इसका इम्प्रिजनमेंट भी बता रखा है और कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे जिससे क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। नाउ वी विल सी सेक्शन नंबर 14 है हैबिचुअल कमिटिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 8, 9 and 12. Whoever habitually commits an offence punishable under section 8 or section 9 or an offence punishable under 12 shall be punishable with imprisonment for a term shall be not less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें कुछ हिंदी में ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। सेक्शन 14 में ये बताया गया है कि धारा 8, 9 और 12 के अधीन अभ्यासता अपराध करना, जो कोई धारा 8 या धारा 9 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासता करेगा या धारा 12 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासता करेगा, वह इतनी अवधि के लिए जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर कितना बताया गया है? 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो सेक्शन 14 में बस इतना ही है। नाउ वी विल सी सेक्शन नंबर 15 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, प्रयत्न के लिए दंड। Whoever attempts to commit an offence referred to in a clause C or clause D of subsection 1 of section 13, जो अभी हमने पढ़ा कौन सा clause C और D, किसका? जो 1 clause का था सेक्शन 13 का जो अभी हमने देखा, उसमें shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 5 years and with fine। तो ये आपको सारी पनिशमेंट्स याद करनी है कि किस तरह से दी गई हैं। अब यहाँ पर इसको अटैम्प्ट को अलग ले लिया गया है। पनिशमेंट फॉर अटैम्प्ट वो किस में लिया गया है? सेक्शन 13 के 1 का कौन सा क्लॉज? C एंड D। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 क्लॉज C एंड D, ठीक है। जो कोई धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो यहाँ पर C और D दोनों के लिए बोला गया है। नाउ वी विल सी सेक्शन नंबर 16 मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग प्राइस वेयर अ सेंटेंस ऑफ फाइन इज इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 और सेक्शन 14। अब यहाँ पर किसको बोला गया? फॉर अ सेंटेंस ऑफ फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 2। ऊपर क्या था? सबसेक्शन 1 था 15 में। अब यहाँ पर क्या है? सबसेक्शन 2 है 13 का इन सेक्शन 16 और सेक्शन 14। द कोर्ट इन फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ फाइन शैल टेक इन टू कंसिडरेशन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। द अमाउंट और किसको? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एनी विच द एक्यूज पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग द ऑफेंस और वेयर द कन्विक्शन इज फॉर ऑफेंस रिफर्ड टू इन अ क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। तो यहाँ पर किस किस की बात गई है? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 13। द पेक्यूनियरी रिसोर्सेज ऑफ प्रॉपर्टी रिफर्ड इनटू दैट क्लॉज फॉर विच ही एक्यूज्ड पर्सन इज अनेबल टू अकाउंट सेटिस्फैक्टरली। जुर्माने की रकम नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें। जुर्माने की रकम नियत करने में न्यायालय वहाँ जहाँ जुर्माने के दंड धारा 7, 8, 9, 10, धारा 11, 13 की उपधारा 2 या धारा 14 के अधीन आरोपित और रकम में संपूर्तित मूल्य का यदि कोई जिसे अभियुक्त करने के अपराध के लिए भी प्राप्त किया गया हो या 2 सिद्धि धारा की उपधारा 1 के खंडखा में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उस खंड में विनिर्दिष्ट धन संपत्ति साधन या संपत्ति का जिसका कि उपयुक्त व्यक्ति समाधान प्रद लेखा जोखा देने में असमर्थ है ध्यान रखेगा। तो आप इनको चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, दोनों ही बहुत इजी है। बस आप इसको लर्न करते हुए चलिए। बेयर एक्ट के साथ वीडियोस को सुनिए और उनको एक
रफ़ कागज़ पर नोट डाउन करते रहिए किस तरह से पनिशमेंट है, कौन कौन सा सेक्शंस क्या कह रहा है, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। क्योंकि ये मेंस के इस पे क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है और मेंस के क्वेश्चंस में आपको लिखना ही होगा। ये प्री का पार्ट नहीं है कि आपने उसको टिक करा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की हैबिट होनी चाहिए। तो आप इनको थॉरोली याद करिए और एक एक सेक्शन के जितने भी क्लॉजेज़ हैं, सब सेक्शन हैं, उनको लर्न करते हुए चलिए और नोट डाउन करते रहिए। इससे आपको ईज़िली लर्न हो जाएगा। एक रफ़ पेपर लें, बेयर एक्ट खोलें, वीडियो सुनें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।